हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका पाल CSE 24 पाठशाला पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी साइंस की जो क्लासेस चल रही हैं उस साइंस क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर की जो है हम अगर बात करें कि लास्ट सेशंस में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसके लास्ट 3 सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उन 3 सेशंस में हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर चुके हैं, जो मैक्सिमम टॉपिक से हम वो कवर कर चुके हैं। जैसे कि हम अगर फर्स्ट सेशन की बात करें तो फर्स्ट सेशन में हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पूरा डिस्कस किया था, या फिर हम ये कहें कि सेल का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा होता है वो चीज हम फर्स्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं अगर सेकंड सेशन की, तो सेकंड सेशन में हमने सेल थ्योरी के ऊपर डिस्कस किया था। मतलब जब सेल की डिस्कवरी हुई तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग सेल थ्योरी को डेवलप किया गया, तो वो सेल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। फिर उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल कितने टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ये सारी चीजें अगर हमने डिस्कस की थी तो सेकंड सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। फिर बात करते हैं थर्ड सेशन की, तो थर्ड सेशन में हमने ये पढ़ा था कि सेल के जो स्ट्रक्चर होता है, सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, तो मैक्सिमम ऑर्गेनल्स हम थर्ड सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि थर्ड सेशन में जो हमने लास्ट पढ़ा था तो वो प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था, जो कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो हमने लास्ट प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गोल्जी अपैरेटस। अब गोल्जी अपैरेटस जिस सेल में पाया जाएगा तो वो यूकैरियोटिक होगी या प्रोकैरियोटिक होगी, गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या होगा, क्या उसका वर्क होगा, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है गोल्जी अपैरेटस, मतलब इस तरह का दिखाई देता है। बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की। द गोल्जी apparatus इज आल्सो नोन एज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी बॉडी। इसे हम दो नाम और भी बोल सकते हैं, एक होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस को दो और नामों से भी जाना जाता है। पहला होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड दूसरा गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1898 बाय एन इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्जी। गोल्जी अपैरेटस की खोज किसने की थी, या फिर हम ये कहें कि इसकी डिस्कवरी कब और किसने की थी, तो यहाँ पर ये जो है 1898 में गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी की गई। किसके द्वारा की गई, तो कैमिलियो गोल्जी, इनके ही नाम पर इसका नाम रखा गया है। मतलब इस ऑर्गेनल का नाम जिसने इसकी खोज की थी उसी के नाम पर रखा गया। ठीक है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। मींस दैट जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। जैसे कि हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में बात की थी, जो प्रिमिटिव सेल होती हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक होंगे, और जो न्यू सेल होंगे जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड होगा और डिफरेंट फीचर्स या फिर हम ये कहें कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो सब कैसी होंगी, सेल यूकैरियोटिक सेल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि गोल्जी अपैरेटस से किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो यहाँ पर डायरेक्टली नेम पूछा जाता है कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, दूसरा कि इन्होंने कब किया था, तो 1898 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। इस तरह का होता है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं गोल्जी अपैरेटस, आगे बढ़ते हैं। अब गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस क्या क्या हैं, जैसे कि अगर बात करें हम फंक्शंस के बारे में तो इसका क्या वर्क है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गोल्जी apparatus it is involved in the synthesis and repair the cell membrane। means that जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर इसने बोला है इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड द रिपेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है हम वो लास्ट सेशन में पढ़ा था हमने कि सेल मेम्ब्रेन कैसा ऑर्गेनल है, क्या उसका फंक्शन है। तो यहाँ पर इसकी रिपेयरिंग कौन करेगा, किसी भी तरह से अगर डैमेज होती है या किसी तरह से कुछ भी अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिपेयरिंग कौन करेगा, तो गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, उसकी रिपेयरिंग करेगा। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सियोसोम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम्स होता है एक ऑर्गेनल, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी अपैरेटस ही करता है। ठीक है, और ये पैरोक्सिसोम्स जो होते हैं इनका फॉर्मेशन भी कौन करेगा, गोल्जी अपैरेटस ही करेगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि सिक्रेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस, मतलब ऑर्गेनल में किसी भी तरह का अगर सिक्रेशन होता है तो वो कौन करेगा, गोल्जी अपैरेटस ही करेगा। ठीक है, all type of substance that are secreted and excreted are packed in the vesicles by Golgi bodies for the passage to the outside. It is the secretory organelle of the cell। जैसे कि कल भी हमने बहुत सारे ऑर्गेनल के बारे में कुछ उन्हें नाम दिए थे, तो यहाँ पर आज जो हम गोल्जी अपैरेटस को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक नेम प्रोवाइड कर रहे हैं
और वो क्या है, वो है सेक्रेटरी ऑफ द सेल। मतलब यहाँ पे इसको सेक्रेटरी ऑफ द सेल क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि किसी भी तरह के सब्सटेंस को सीक्रेट करना, या फिर हम ये बोले कि एक्सक्रीटेट करना। सीक्रेट करना मतलब स्रावित करना, और एक्सक्रीट करना मतलब उसका ये बोल सकते हैं हम स्रावण करना, ठीक है। तो यहाँ पर वो वेसिकल्स के फॉर्म में लेकर जाता है कौन, गोल्जी बॉडी। ये पूरा क्या करता है, आउटसाइड लेके जाता है, किससे, सेल से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर सिक्रेशन हो रहा है या एक्सक्रीशन हो रहा है तो उसकी पूरी प्रोसेस जो सेल से बाहर ले जाने की है वो कौन कंप्लीट करेगा, गोल्जी अपैरेटस कंप्लीट करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगली बात करते हैं, गोल्जी अपैरेटस आल्सो टेक पार्ट इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। मतलब जैसे कि हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो वहां पर एनर्जी के प्रोडक्शन होने के बाद पूरी सेल में जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर हम ये कहें कि एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन्स तक पहुंचाने का काम कर कौन रहा है। तो हमने कल ईआर के बारे में पढ़ा था, वो ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा था। लेकिन ट्रांसपोर्टिंग के काम से पहले अगर उसकी पैकेजिंग, या हम ये कहें कि किसी भी सब्सटेंस का स्टोरेज, उसकी मॉडिफिकेशन और उसकी पैकेजिंग, ये पूरा काम कंप्लीट करने का किसका रहेगा, तो ये गोल्जी अपैरेटस का रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेल में अगर जो भी ऑर्गन्स किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम किसका रहेगा, तो गोल्जी अपैरेटस का रहेगा। और मेन अगर बात करें हम कि वो ट्रांसपोर्टिंग में मेन काम क्या रहेगा उसका, तो यहाँ पे मेन काम रहेगा उसका पैकेजिंग का, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि किसी सेल में सब्सटेंस की पैकेजिंग का वर्क कौन करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस की पैकेजिंग हो रही है सेल में तो वो काम कौन कर रहा है, गोल्जी अपैरेटस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस के फंक्शंस क्लियर होते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। जैसे कि लास्ट में हमने बात किया था, लास्ट में हमने देखा था कि जो गोल्जी अपैरेटस था ये क्या काम कर रहा था, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, मतलब लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहा था। लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है, तो गोल्जी अपैरेटस में। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस में किसका फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम का। जबकि जो लाइसोसोम है वो भी एक ऑर्गेनल ही है, एक ऑर्गेनल की तरह ही वर्क करता है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्गेनल है इसका फॉर्मेशन कर कौन रहा है, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो अभी हमने देखा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लाइसोसोम के वर्ड की बात करें तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का मतलब क्या, टूटना, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकिंग का मतलब क्या होगा, या ब्रेकडाउन का मतलब क्या बोलेंगे हम, किसी भी चीज का टूटना या किसी सब्सटेंस का टूटना, ठीक है। अगली बात करते हैं, सोमा मतलब बॉडी। तो यहाँ पर हम लाइसोसोम की बात करें, अगर हम वर्ड के अकॉर्डिंग बात करें, उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग बात करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी का किसी भी तरह से ब्रेक होना, ठीक है। तो लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम आर स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। यहाँ पर लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो हमने कल किसके बारे में पढ़ा था, हमने एक ऐसा इस तरह का ऑर्गेनल पढ़ा था, एक ऑर्गेनल ऐसा था और उसमें क्या था, अंदर के साइड जो था फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे, इस तरह से कुछ पढ़ा था हमने कल। और इसके बाद क्या था, यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म था, ठीक है। तो ये जो था हमारा ये डबल मेम्ब्रेन था, इस तरह से कल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था हमने, ये क्या था, डबल मेम्ब्रेन था। जबकि यहाँ पे लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम यहाँ पर कैसा है, एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, ठीक है। इट कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनल के अंदर ऐसा कौन सा, सॉरी सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल के किस ऑर्गेनल में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, लाइसोसोम। मतलब लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, अबाउट 40 नंबर्स, मतलब डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एंजाइम्स कंसिस्ट होते हैं, दैट आर द कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन टू द ऑर्गेनिक मटेरियल। जिनका काम क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है सेल के अंदर उनका ब्रेकडाउन करना, ठीक है। Thus, lysosome serves as an intracellular digestive system and it is called the digestive bag. इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो लाइसोसोम क्या वर्क कर रहा है, इंटरसेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क कर रहा है, ठीक है। सेल के अंदर अगर किसी चीज का डाइजेशन हो रहा है मतलब वहां पे कोई ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है। अब सेल के अंदर जो भी डाइजेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है,
लाइजोसोम के, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, डाइजेस्टिव बैग कहा गया है, किसे, लाइजोसोम को। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है हमें, सुसाइडल बैग। अब यहाँ पर जो बोला गया है, lysosomes are also called suicidal bags as enzymes contained in them can digest the cell's own material when it becomes damaged or dead। मतलब यहाँ पे हमने ये बोला कि जो लाइजोसोम होता है उसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, यहाँ पे हमने अभी अभी पढ़ा कि जो एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं ओन सेल के मटेरियल के, मतलब जो सेल का मटेरियल होता है उसे भी डाइजेस्ट कर देते हैं पूरी तरह से। अब वो मटेरियल डाइजेस्ट होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, जो सेल होगी वो सेल्फ ब्लास्ट हो जाएगी, या फिर हम ये कहेंगे कि वो डैमेज हो जाएगी। तो इस कारण से सेल्फ डैमेज होने के कारण यहाँ पे इसे क्या कहा गया है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब यहाँ पे ये एक नहीं, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन हमने देखा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, या फिर हम ये कहें कि डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो वो लाइबोसोम में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, लाइजोसोम्स में। दूसरी अगर हम बात करें कि डाइजेस्टिव बैग किसे कहा जाता है सेल का, तो वो भी लाइजोसोम को ही कहा जाता है। अगर सेल से रिलेटेड कोई भी डाइजेशन वर्ड पूछा जाता है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है किसका, लाइजोसोम का। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर पढ़े कि सुसाइडल बैग जो कहा गया है वो सुसाइडल बैग क्यों कहा गया है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका डिटेल आंसर बनता है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर हियर। नेक्स्ट, ये होता है लाइसोसोम। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो पूरी सेल थी हमारी, कल जैसे हमने पढ़े थे और भी ऑर्गेनल्स हमने देखे थे, तो यहाँ पर ये जो था हमने पढ़ा था कि एक सेल मेम्ब्रेन था। ठीक है, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है ये होता है लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम किस टाइप का होता है, तो ये इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पूरा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के जो हमने अभी बात किए थे एंजाइम्स, वो सारे एंजाइम्स कंटेन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का दिखाई देता है लाइसोसोम। ओके, नेक्स्ट, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है उसका फंक्शन क्या है, क्या वर्क है उसका सेल में, तो बात करते हैं लाइसोसोम्स हेल्प इन इंट्रासेल्युलर। अब यहाँ पे अभी जैसा मैंने कहा था कि इंट्रासेल्युलर वर्ड क्यों यूज किया गया है, तो यहाँ पे इंट्रासेल्युलर वर्ड जो यूज किया गया है इसलिए किया गया है क्योंकि सेल के अंदर हो रहे हैं सारे वर्क। ठीक है, तो लाइसोसोम्स हेल्प इन द intracellular digestion of food particles as they are reach in the various digestive enzyme। लास्ट जो स्लाइड थी हमने उसमें पढ़ा था कि जो वेरियस एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, लास्ट हमने पढ़ा था 40 टाइप्स के। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो किसके पास होते हैं, तो वो लाइसोसोम्स के पास होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दे हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स as in white blood cell। बहुत इजी है। they help in cleaning up to cell by the digesting damaged material of the cell। lysosomes are therefore called the cellular sewage। ये भी हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। lysosomes digest the cell's own material when damaged or dead, hence they provide the energy during cell starvation by the digesting cell ओन पार्ट। हम ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए कि यहाँ पे बोला गया है लाइसोसोम डाइजेस्ट द सेल ओन मटेरियल। लाइसोसोम जो होता है सेल के ओन मटेरियल्स, मतलब खुद ही सेल के जो मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्ट करने के बाद जो डैमेज सेल होती है, डैमेज सेल होने के बाद अब ये होगा कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे ऑर्गेनल से क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। वहां पर क्या होता है कि किसी भी तरह की अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, अगर उस टाइम पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ एनर्जी प्रोवाइड कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। उस समय पर अगर किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर सेल को, तो वहां पर एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, लाइसोसोम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे लाइसोसोम के फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें सेल डिवीजन पढ़ना है तो हमें सेंट्रोसोम के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सेंट्रोसोम क्या होता है, तो सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रोसोम इज स्मॉल नेक्ड ऑर्गेनल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म नियर द आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर देखा था। हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है सबसे सेंटर में होता है सेल के, और न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहां पर पाया जाता है कौन, सेंट्रोसोम। ठीक है, इट सर्व्स एज द मेन माइक्रोट्यूब्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स फॉर द एनिमल सेल। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एनिमल सेल्स में जो सेंट्रोसोम होता है
वो एक ट्यूब्स के फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। अब ये ट्यूब्स क्यों होती है, किस फॉर्म में होती है, तो ये अभी जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक वर्ड पढ़ने को मिलेगा, वो वर्ड रहेगा, जैसे कि अगर हम इसमें बात करते हैं सेंट्रोसोम लिखा हुआ है और सेंट्रियोल्स लिखा है, तो उसमें हमारे पास एक रहता है स्पेंडल फाइबर्स करके, ठीक है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें स्पिंडल फाइबर करके नाम आता है, वो वहां पर हमें इस तरह का ये जो सेंट्रोसोम है वो वर्क करता हुआ दिखाई देगा, तो वहां हमारे लिए सेंट्रोसोम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। अगली बात करते हैं अगर सेंट्रोसोम को लेकर, तो सेंट्रोसोम के फंक्शंस में अगर हम बात करें, सेंट्रोसोम आर सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन के टाइम पर जो स्पिंडल फाइबर्स जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, तो सेंट्रोसोम ही करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम अगर नहीं रहेगा, अगर एक क्वेश्चन रहे कि मान लीजिए सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं है तो क्या सेल का डिवीजन हो पाएगा, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि सेल के डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर्स का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम कर रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रोसोम जो है वो सेल के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल के रूप में काम करता है। अब बात आती है राइबोसोम की, तो राइबोसोम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या फिर हम कहे जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था उस टाइम पर भी हमने ER या फिर राइबोसोम को पढ़ा था, ठीक है। तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम आर ऑर्गेनल्स लोकेटेड इनसाइड द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के और RNA के बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जो राइबोसोम्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि राइबोसोम किस कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर RNA, इनके प्रोडक्शन, या फिर हम ये कहें कि अगर इनके कंपोनेंट मिलते हैं तो क्या बन जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम आर टाइनी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल प्रेजेंट इधर इन द फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ ER, मींस दैट जैसे कि अगर कल हमने जो ER के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि जो टाइप हमने पढ़े थे ER के, तो उसका हमने जो टाइप पढ़े थे वो पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। मतलब ER पर, या फिर हम ये कहें कि ER की सरफेस पर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, रफ ER होंगे या RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि जो SER थे हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, वहां पर जो था राइबोसोम जो थे वो एब्सेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही बात अभी कही कि जो राइबोसोम्स हैं वो कैसे हैं, बहुत छोटे हैं और लेस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इधर इन द फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ ER। मतलब जो न्यूक्लियस में हमने देखा या साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो साइटोप्लाज्म में जो स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ER की सरफेस पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने कल जो ER पढ़ा था उस पर हमने देखा था कि ये जो डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमें, मींस दैट यहाँ पर जो हमें ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं वो राइबोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो कैसा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। अब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि राइबोसोम जो है वो सिर्फ ER पर पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ER पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और साइटोप्लाज्म में भी फ्री स्टेट्स में राइबोसोम्स क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइबोसोम्स की अगर लोकेशन पूछी जाए तो हम दो तरह से बता सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में भी वो फ्री स्टेट्स में होते हैं जबकि वो ER पर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो राइबोसोम है उसके दो तरह से लोकेशन इंडिकेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम के फंक्शन क्या है, हमने कल भी देखा था कि राइबोसोम्स आर साइट प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मैंने कल भी बताया था कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रोटीन बनने के कारण सबसे ज्यादा अमाउंट प्रोटीन की कहाँ पर होगी, राइबोसोम के पास होगी। तो इसी कारण से इसे क्या कहा गया है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या कहा गया है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहा गया है, तो हम राइबोसोम को कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइबोसोम का फंक्शन कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, मोस्टली हमने ये देखा होगा कि सेल के अंदर जब हम सेल का डायग्राम देखते हैं या फिर हम बात करते हैं अगर सेल के अंदर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे जाए ओवल टाइप का,
तो वो ओवल्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी भी वो हमें नेचर में दिखती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इन प्लांट्स और इन एनिमल वैक्यूल्स किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में ये कैसे होते हैं, प्लांट्स में ये लार्ज साइज में होते हैं। कैसे होते हैं, प्लांट्स में ये लार्ज साइज में होते हैं, मतलब इनका साइज जो होता है प्लांट सेल में वो कैसा होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं, ये जो फिगर है इसमें देख रहे हैं कि जो प्लांट सेल ये है और एनिमल सेल ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैक्यूल्स दिखाई दे रहा है ये कितना लार्ज साइज है इसका, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एनिमल सेल में तो इनके जो साइज है वो कैसे हैं, बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू हम दोनों सेल की अगर बात करें तो इनके साइज में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लांट सेल की बात करें तो इनका साइज कैसा होगा, लार्ज होगा, जबकि जो एनिमल सेल की बात करें तो इनका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, इट इज परमानेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो है ये परमानेंट होता है, मतलब प्लांट सेल में ये परमानेंट होगा, और जबकि जो यहाँ पे बोला गया है जो एनिमल सेल है इसमें टेम्परेरी होगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे एनिमल सेल में टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि जब एनिमल सेल को, या फिर हम ये कहें कि सेल को जब रिक्वायरमेंट होगी अगर वैक्यूल की तो वो वहां पर डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो किस तरह का होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। अब यहाँ पर हम बात करें अगर प्लांट सेल की तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं स्वेल्ड और हार्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड बोला गया है इसको हम ये कह सकते हैं ये बहुत स्वेल्ड टाइप के या फिर हार्ड होते हैं, और रिजिडिटी होती है, मतलब ये किस तरह के होते हैं, थोड़े से खुरदुरे टाइप के होते हैं, ठीक है। जबकि हम अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये जो होते हैं बहुत स्मूथ दिखाई देते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत स्मूथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्लांट सेल में बात करते हैं तो सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। अगर हम ये कहें कि जो प्लांट सेल होती है इसके जो वैक्यूल्स है, इसमें जो वैक्यूल होता है यहाँ पर इसका क्या होता है कि अगर इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, यहाँ पर इनका वर्क क्या होता है वैक्यूल्स का, तो ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो जैसे इसकी स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती जाती है तो ये साइज भी अपना बड़ा कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, इसके साइज बड़ा करने के कारण न्यूक्लियस अपने जो प्लेस होती है उसको रिप्लेस कर देता है, वो अपनी प्लेस से हट जाता है और कॉर्नर पर शिफ्ट हो जाता है। तो वहां पे जो हम ये कह सकते हैं जो सेल का 50 to 90% वॉल्यूम होता है या उसका जो एरिया होता है वो पूरी तरह से कौन कवर कर लेता है, ये वैक्यूल कवर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही बात कही है। आगे बढ़ते हैं, प्लांट सेल वैक्यूल स्टोर द सेल कैप। अब प्लांट सेल जो होती है वो क्या, वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल के सैप को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो क्या क्या हो सकता है इस सैप में, तो इसमें होता है एमिनो एसिड, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड। मतलब ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये किसका स्टोरेज करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि ज्यादा स्टोरेज होने के कारण जो भी इनका सब्सटेंस होता है वो ज्यादा स्टोर होने के कारण ये अपने साइज को क्या करता है, लार्ज कर लेता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन कौन से स्टोरेज है, मतलब ऐसे कौन कौन सा फूड मटेरियल है या फिर सब्सटेंस है, तो यहाँ पर हमने सब्सटेंस की बात की है, एमिनो एसिड, शुगर्स एंड ऑर्गेनिक एसिड, इनका स्टोरेज करता है कौन, प्लांट्स वैक्यूल, ठीक है। फिर बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोरेज करते हैं किसका, ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का एंड प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये ज्यादा नंबर्स के होते हैं, जबकि यहाँ पर ये होता है ये सिर्फ सिंगल होता है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर वैक्यूल्स की संख्या ज्यादा होती है, यहाँ पर एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल जो होता है उसमें वैक्यूल की संख्या एनिमल सेल के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैक्यूल्स कंप्लीट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्या बोल सकते हैं हम इसको, ऑर्गेनल हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स थे वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट की बात करें तो सबसे फर्स्ट में हमने सेल वॉल पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, बहुत सारे हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो एक क्विक रिकॉल के लिए एक समरी तैयार की गई है यहाँ पर, उस समरी से अपन क्विकली सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर पहली बात करें हम तो कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनल में सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है या एनिमल सेल में, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये दोनों सेल, दोनों प्रकार की सेलों में पाई जाती है, ठीक है। मतलब जितने भी टाइप की सेल है उसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स एंड सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा
किससे कंपोज्ड होता है, या फिर हम ये कहें किससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, एक तो लिपिड से मिलकर बनी होती है और एक प्रोटीन से, मतलब प्रोटीन और लिपिड से मिलकर कौन बना होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किस तरह का नेचर परफॉर्म करती है, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्ट्स एंड गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल, मतलब ये क्या काम करती है, तो सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे और ये वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है सेल वॉल। अब सेल वॉल के लिए हमने कल जो सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल का बहुत अच्छे से डिफरेंस समझा था, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन था वो किस किस सेल में पाया जा रहा था, सभी प्रकार की सेलों में पाया जा रहा था, जबकि जो सेल वॉल है सिर्फ ये किस में पाया जाएगा, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, मतलब सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा कौन, सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल कैसा होता है या किससे मिलकर बना होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। जो क्या कहते हैं हम, सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। अगली बात करें कि जो फंक्शन होते हैं ये क्या करता है, जो सेल होता है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन करता है, ये सेल वॉल। दूसरी चीज, मैक्स सेल टर्जिड, प्रोटेक्ट्स सेल अगेंस्ट पैथोजेंस एंड इंजरीज। ठीक है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, मास्टर कंट्रोलर ऑफ द सेल, मतलब न्यूक्लियस जो है वो सेल को क्या प्रोवाइड करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के कंट्रोलिंग पावर वाले वर्क होते हैं वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, अब ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये भी प्रोटीन, फास्फोरस, डीएनए, आरएनए, इन सभी से मिलकर कौन बना होता है, डीएनए, ये न्यूक्लियस। ठीक है, अगली बात करें अगर इसके फंक्शन की, तो यहाँ पर कंट्रोलर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो सभी प्रकार के, क्या बोल सकते हैं हम, सभी प्रकार के यहाँ पे एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनल्स हमने पढ़े थे वो सारे हमने यहाँ पे रिकॉल किए, अभी आगे भी हमें और सारे पढ़ने हैं, तो अभी हम ये सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।